अभी बड़ी कमाल की बात हुई। मैं एक चैनल है क्राइम तक, वो देख रहा था। यूजुअली देखता रहता हूँ, मैं उसका सब्सक्राइबर भी हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि शम्स ताहिर खान साहब हैं जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सुनाते हैं। तो उसमें एक उन्होंने कल की बात है, ये कल एक कहानी सुनाई एक इंडियन स्पाई की जिसका नाम था महमूद अंसारी जी, जो 1973 में ऐसे कुछ पकड़े गए थे। और अभी एक आ दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में उनका केस चलता रहा 80 से लेके अब तक कुछ 40 एक साल, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कुछ थोड़ा सा मुआवजा दिया। तो शम्स ताहिर खान साहब ने बड़ी उनकी तारीफ़ करी, कमाल हो गया। बहुत अच्छी बात है, आप देश की सेवा करते हैं और अगर आप उसके लिए पकड़े जाते हैं तो ये हर कंट्री का रूल है कि वो अपने स्पाइस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि ये हमारी कंट्री का स्पाई है। लेकिन वो कोर्ट गए, लोअर कोर्ट में हार गए, हाई कोर्ट में हार गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी, मुआवजा दिया, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं किया कि वो हमारे स्पाई थे। तो शम्स ताहिर खान साहब ने बहुत तारीफ़ करी, कमाल हो गया, बहुत अच्छी बात है, ये है। मैं भी कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, शम्स साहब अगर आप सुन रहे हैं ना, ये मैसेज सिर्फ आप ही के लिए है। सर मैंने आपको 60 मेल्स लिखी थी, 60 मेल लिखी थी सर मैंने आपको। और ये तो हमारे देश में न जाने हज़ारों स्पाइज होंगे, जासूस। कोई बड़ी बात नहीं है, हज़ारों होंगे, हज़ारों पकड़े भी गए होंगे, लाखों पकड़े गए होंगे। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है ये जासूस हैं। सर मैंने आपको एक मेल लिखी थी जिसमें मैंने आपको मेंशन किया था कि हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही इंसान है, सिर्फ एक, ही इज़ द ओनली मैन इन इंडिया हु इज़ अलाइव एंड ही हैज़ बीन पार्डन अंडर आर्टिकल 161 आफ्टर ही वॉज रिलीज फ्रॉम द जेल। सर वो इंडिया में एक ही इंसान है जिनको अपनी सज़ा ख़त्म करने के बाद आर्टिकल 161 में पार्डन किया गया था। दोनों सरकारों से, बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी। सर हमारे देश में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। ये एक यूनिक केस है, सिर्फ एक ही इंसान है सर पूरी इंडिया में, एक ही आदमी है, ही इज़ अलाइव, ही इज़ माय फादर। मैं आपसे सर 60 मेल में विद डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजता रहा, आपको रिक्वेस्ट करता रहा कि आपका इतना बड़ा मीडियम है, आपकी इतनी लोग इज़्ज़त करते हैं, प्लीज़ उनकी ये स्टोरी चला दीजिए। प्लीज़ लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक ऐसा इंसान है। सर संजय दत्त साहब ने भी यही केस उठा के मेरे फादर साहब का रेफरेंस लेके ही अपने केस के लिए पार्डन मांगा था, जो उन्हें नहीं मिला। वो ही बीइंग अ सेलिब्रिटी, इतने बड़े आदमी हैं वो, उन्हें भी नहीं मिला। मेरे फादर साहब तो एक कॉमन मैन थे, कितनी मेहनत करी होगी सर। आपने बोला कि महमूद अंसारी साहब बोल रहे हैं कि मेरा सोना बिक गया, मेरा ये बिक गया, मेरा वो बिक गया, उसकी बेटी बोल रही है, तो हमारा भी तो बिक गया सर। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, कितने बड़े बड़े लॉयर्स, जितने बड़े बड़े लॉयर्स हैं ना सर, वो सब हमारे वकील थे, हमारा भी तो बिक गया। मैं आपको 60 मेल भेजता रहा, आपने एक मेल का जवाब नहीं दिया। सर एंड में आप क्या करते हो सर, हैप्पी बर्थडे टू फलाना ढिमकाना, हैप्पी एनिवर्सरी टू दिस, ये टू दिस, वो टू दिस। सर मैं आपकी क्रेडिबिलिटी मानता था या मानता हूँ, आपकी इज्जत करता था या करता हूँ, वो पॉइंट नहीं रहा। एक अगर मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने मीडियम पे उसको बोल दें, तो मैंने क्या गलत बोला सर? एक अगर आदमी है, अब मैं आपको बताता हूँ सर केस क्या था ये। जब मेरे फादर साहब स्टूडेंट थे, ही वॉज़ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, वो थ्रू आउट स्कॉलरशिप होल्डर थे, पॉलिटिकली ही वॉज़ वेरी एक्टिव, बहुत ज़्यादा उनका पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, ही वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही वॉज़ अ नोन पर्सनैलिटी इन शिमला। His name is राकेश मलिक, यू कैन गूगल हिम। सर कुछ स्टूडेंट्स की लड़ाई हुई लोकल्स के साथ, वो क्योंकि लीडर थे पूरे कॉलेज के, वो वहाँ गए, उन्होंने लड़ाई को सुलटाने की कोशिश करी, सारा कुछ उन्होंने मैटर डिज़ोल्व करवा दिया। लेकिन 2-3 दिन के बाद पता नहीं उस लड़ाई में एक लोकल की कैसे डेथ हो गई,
पूरा केस बन गया, झूठा केस बनाया गया, मेरे फादर साहब को उसमें इन्वॉल्व करा गया क्योंकि वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो सबके लीडर थे, ही बीइंग अ नोन पर्सनालिटी, वो फंस गए। सर 128 लड़कों को अरेस्ट किया गया। 128 लड़कों के बाद करते करते 2 या 3 लड़के रह गए। अब 2 या 3 लड़कों पे जब केस चला तो उन्हें प्रोबेशन पे उन्हें छोड़ दिया गया। फिर मेरे फादर साहब बैंक ज्वाइन करते हैं और जो दूसरा लड़का था जिसकी वजह से झगड़ा शुरू हुआ था, वो सर पॉलिटिकल लेवल पे काफ़ी ऊपर चले गए और उनको गिराने के लिए ये केस एक बार फिर से खोल दिया गया। और जब ये केस खुला तो मेरे फादर साहब बैंक में थे। बैंक में भी ही वॉज डूइंग वेरी गुड, उनकी प्रमोशन हो रही थी, उनको तरक्की मिल रही थी, वो जहाँ पहुँचना चाह रहे थे वहाँ पहुँच रहे थे, ज़िंदगी बिल्कुल खुशहाल चल रही थी। बहुत सुखद ज़िंदगी जिसको कहते हैं, जिसकी आप एक कल्पना करते हैं। आप एक बचपन से पढ़ाई करते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं और एक आपका ड्रीम होता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, वो वहाँ पहुँच रहे थे। रातों रात सब कुछ बदल गया सर। एक फ़ोन कॉल ने पूरी ज़िंदगी बदल दी। उस दूसरे आदमी को जो मेन था, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ था, उसको गिराने के लिए उसका केस ये दोबारा खोला गया और इन लोगों को 5 साल की सज़ा हो गई। कैन यू इमेजिन? रातों रात आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और 1 महीने के बाद जब आपको सरेंडर करना है तो सोचिए सर, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसकी नौकरी तो उसी दिन चली जाती है। सर पूरा घर तहस नहस हो गया, तहस नहस जिसको बोलते हैं, सब बर्बाद हो गया, सब ख़त्म हो गया। बहरहाल उन्होंने किसी तरीके से अपने आप को संभाला, अपने आप को सरेंडर किया और इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और 5 साल की सज़ा तो काटनी थी सर। तो जेल में जब सरेंडर हुआ है, सारा कुछ हुआ, तो कुछ महीनों के बाद फिर बेल हुई। फिर ये केस हाई कोर्ट में चलता रहा। मेरे फादर साहब की नौकरी चली गई, बहुत आर्थिक तंगी हो गई। इमेजिन सर, एक जो घर में कमाने वाला हो उसके साथ ऐसा हो जाए तो पूरा घर हिल जाता है। और ऐसा नहीं था कि कोई अनपढ़ सा आदमी है या कुछ है, वो ही वॉज अ मैनेजर इन द बैंक और पढ़े लिखे आदमी हैं। बस सर उसके बाद एक फिर से नई ज़िंदगी शुरू करी 10 साल के बाद। आई रिमेंबर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट इंसिडेंस था 86 में। 96 में हाई कोर्ट ने फिर से ये जो सज़ा थी ये बरकरार रखी और उन लोगों को जो बाकी सज़ा थी वो काटने के लिए वापस से जेल भेजने को बोल दिया। अब सर सोचिए कि एक बार आप 86 में जाते हैं, 6-7 महीने जेल में रहते हैं, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, बाहर आते हैं, वापस से शुरू करते हैं। 10 साल लगते हैं आपको अपना केस वापस से सुनने के लिए हाई कोर्ट में। 10 साल तो आपके सर पे तलवार लटकी रहती है कि मेरे साथ होगा क्या। 10 साल के बाद आपको वापस से कहा जाता है कि आप जाइए, अपनी सज़ा काट के आइए जितनी बची है। सर ज़िंदगी फिर पटरी से उतर गई। जो धंधा पीछे इस्टेब्लिश किया था, जो बिज़नेस इस्टेब्लिश किया था, वो सब बर्बाद हो गया। जाना तो पड़ेगा। फिर से सरेंडर किया। सर इस बार मेरे फादर साहब एक अलग ही पर्सनालिटी बन चुके थे, क्योंकि वो अंदर जाके उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए हैं जेल में, जो बदलाव किए हैं, ये न्यूज़पेपर्स में भी छपे हैं सर, ये एक्नॉलेज्ड हैं। ये मैं जो भी आपको बातें बोल रहा हूँ ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट में बोल रहा हूँ। ये सब रिटन है, न्यूज़पेपर से लेके लेटर हेड है, सब हैं, सब कुछ रिटन है। इसीलिए मैंने आपको 60 मेल भेजे थे। कल को अगर आप मुझे बुलाते हैं या मेरे फादर साहब को बुलाते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी मैं आपको प्रूव कर सकूँ, लेकिन आपने उसकी कोई वैल्यू नहीं रखी। चलो कोई बात नहीं, ये मैसेज सिर्फ आप ही के लिए बना रहा हूँ मैं आज। उन्होंने जेल में रिफॉर्म्स किए, जेल सुधार जिसको कहते हैं, जेल में इतने सुधार किए जो अखबारों में छपे, लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो कुछ टाइम के बाद, अरे ये तो मैं आपको बताना भूल गया, उन्होंने जेल में MBA भी किया। जी सर, सुन लिया आपने, जेल में MBA भी किया, फर्स्ट क्लास से पास भी हुए। बताइए। वैसे इससे अच्छा तो मैं दिल से बताऊं सर, मैं चाहता हूं अगर ऐसा ही होना था ना,
इतनी मेहनत करने के बाद अगर यही मिलना था, इससे अच्छा तो गैंगस्टर बन जाते। मैं सच बता रहा हूँ सर, जितने भी आज आप गैंगस्टर्स का नाम लेते हो ना, वो बन ही जाना चाहिए था। एटलीस्ट आप न्यूज़ तो चलाते हैं, एटलीस्ट आप उनके बारे में बात तो करते, बुरी से, लेकिन करते तो सही। ये ऐसे 60 मेल लिख लिख के मुझे आपसे रिक्वेस्ट तो नहीं करनी पड़ती कि सर प्लीज़ आप मेरे फादर साहब की स्टोरी सुना दीजिए, मेहरबानी कर दीजिए, ताकि लोगों को पता चले। सर गैंगस्टर बन जाते, 2 4 10 मर्डर कर देते, वैसे ही आप बोल देते। मुझे लगता है शरीफ आदमी की यहाँ पे इज्जत होती नहीं, ना उनकी सुनवाई होती। सुनवाई होती तो सर सिर्फ गैंगस्टर की। उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 10 12 आदमियों को मारता, फिरौती लेता, किडनैपिंग करता, धमकी दे, बस सर सेलिब्रिटी तो बन ही गया। जेल तो उसने भी जाना है, जेल तो मेरे फादर साहब भी चले गए। ठप्पा तो लगना ही था सर, तो कुछ करके लगे, इज्जत तो दी नहीं। चलो कमिंग बैक टू द स्टोरी सर, 15 अगस्त को मेरे फादर साहब ने कुछ अभी तक अराउंड 2.5 साल टुकड़ों में जेल में काटे हुए हैं, इंस्टॉलमेंट्स में। पहले कुछ महीने 86 में 1 आध साल काटा होगा, फिर कुछ महीने 96 में, 96 में कुछ महीने, मतलब टोटल हमारा ये 2.5 साल का टेन्योर पूरा हो चुका था 5 साल से, 5 साल में से, तो 2.5 साल और बचे थे। तो 15 अगस्त को सरकार कुछ लोगों को छोड़ती है। ये आम लोगों को नहीं पता है सर, आम लोगों को तो जेल ही नहीं पता कि अंदर से होती कैसे। आम लोग तो सर बस इनको तो छोड़ो सर, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बात मुद्दे की करते। छोड़ दिया गया, मेरे फादर साहब घर आ गए, लेकिन वो खुश नहीं थे सर। नौकरी जा चुकी थी, ही वॉज इन हिज 40s, करते तो क्या करते सर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 161, जिसमें आपको पार्डन कर दिया जाता है। जो नानावती साहब के केस में हुआ था, नानावती कौन? नानावती वो जो एक ऑफिसर थे, आर्मी ऑफिसर थे, जिन्होंने अपनी बीवी का अफेयर पकड़ लिया था और उन्होंने अपनी बीवी और उसके आशिक को गोली मार दी थी। ठीक है सर, यह महाराष्ट्र का केस है, ये हमारे बुक्स में पढ़ाया जाता है। आर्टिकल 161 मतलब नानावती साहब, लेकिन ये केस अलग है सर। नानावती साहब की सज़ा पूरी हुई थी सर। क्या नानावती साहब की सज़ा पूरी हुई थी? नहीं, उनकी सज़ा के बीच में उनको पार्डन कर दिया गया था, क्योंकि वो नेहरू साहब के दोस्त थे, और नेहरू साहब की जो बहन थी वो महाराष्ट्र की गवर्नर थी, इसलिए उनको बड़ी आसानी से पार्डन कर दिया गया और वही देश छोड़ के चले गए। ख़त्म, चैप्टर क्लोज। सर मेरे फादर साहब ना तो किसी पॉलिटिशियन के बेटे थे, ना किसी के दोस्त थे, ना किसी के रिश्तेदार थे, वो एक आम आदमी थे सर। जब एक आम आदमी इतना तंग हो गया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई करी। सोचो सर, एक आम आदमी को कैसे पता होगा कि आर्टिकल 161 होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है। जूते घिस गए सर, जूते घिस गए। आप उसको कह रहे हो कि सोना बिक गया अंसारी साहब का, सर यहाँ तो घर तक भी बिक गया एक केस लड़ने के चक्कर में। ठीक है सर, 4 साल लग गए सर पार्डन लेने में, ये करवाने में 4 साल लग गए सर। आर्टिकल 161 में पार्डन करवाने में 4 साल लग गए। 2000 से 96 से लेके 2000 तक सर ये पूरा प्रोसीजर चलता रहा। किसी को समझ ही नहीं आया कि पार्डन चाहिए क्यों, आपको जेल से छोड़ तो दिया। अरे सर वो ये समझाते रहे कि मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है आपने मुझे जेल से छोड़ दिया, मैं करूँगा क्या, मुझे पार्डन कर दीजिए, मेरी स्लेट क्लीन हो जाएगी, मैं वापस बैंक जाऊँगा, वहाँ पे जाके नौकरी करूँगा, मुझे अपने बीवी बच्चे पालने हैं। लेकिन ये किसी को समझ नहीं आया सर, सब किताबों से चल रहे थे। बड़ी मुश्किल से लोगों को समझाया गया, सरकारी काम है सर, सरकारी काम इतने आसानी से नहीं होते, क्या क्या करना पड़ता है ये सब जानते। किसी ना किसी तरीके से सर दोनों सरकारों से, बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी पार्डन हो गया। बताओ सर,
और सज़ा कंप्लीट करने के बाद, ये सर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरी इंडिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है। ही इज़ द ओनली मैन अलाइव, ओनली मैन। लेकिन आपने उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं रखी सर। इतने मैंने आपको मेल्स भेजे सर, 2 महीने तक मेल्स भेजता है कोई किसी को? आप लोग आपको एक दिन में मेल भेजते हैं कि मेरे बेटे का बर्थडे है, मेरी बीवी का बर्थडे है, मेरे माँ बाप का हैप्पी एनिवर्सरी है, मेरी इसकी ये उसकी वो। सर आप 1 मिनट में पढ़ लेते हो। 60 मेल में से एक का तो जवाब दे देते। फिर एंड में सर, मेरे फादर साहब को जब पार्डन मिला और वो बैंक गए, तो बैंक वालों ने नौकरी देने से मना कर दिया। सुनो, क्योंकि उनको अपना खतरा था। क्योंकि मेरे फादर साहब का जो नेचर था वो वैसा ही था जो कॉलेज में था। वो हमेशा से ही गलत के खिलाफ खड़े होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। उनको अपना खतरा था। बैंकों में क्या लगता है आपको सर? बैंक वाले शरीफ हैं? मैं ये नहीं कह रहा सारे बदमाश होते हैं, लेकिन बैंक की भी एक लॉबी है। उस लॉबी को तोड़ना बहुत मुश्किल है सर। बहुत दुश्मन बनते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, आई एम श्योर आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी होंगे। मेरे फादर साहब हाई कोर्ट गए। इतने बड़े बड़े वकील बैंक ने किए सर, आप सोच नहीं सकते। इतने बड़े बड़े वकील, और हमने साथ में बराबर, अब उनका बड़ा वकील है सर, तो हमको भी बड़ा वकील ही रखना पड़ेगा। हमने भी रखा सर। चूड़ियाँ मेरी मदर की, सोना, मंगलसूत्र सब बिक गया। मैं नाम नहीं लूँगा सर बड़े बड़े वकील से, लेकिन मैं ये पेपर्स पे आपको ज़रूर प्रूव कर दूँगा कि जितने भी बड़े वकील हैं ना सर, लॉयर्स इंडिया में, वो सब हमारे वकील रहे हैं। ये मैं आपको पेपर्स पे प्रूव कर दूँगा। अब कोर्ट का पेपर तो झूठा मैं बना नहीं सकता सर, वो कोई भी नहीं बना सकता। फिलहाल हाई कोर्ट ने मेरे फादर साहब का पार्डन रिजेक्ट कर दिया। मेरे फादर साहब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सर ये लड़ाई चल रही है 78 से, ठीक है सर। अब आ गया 2002। 2002 सुप्रीम कोर्ट में भी 2-3 साल लग गए सर। और एक एक पेशी के 1.5-2 लाख रुपए में लगते थे। अरे सर बड़ा मुश्किल सौदा था। एक बार अप्रिशिएट कर देते बहुत अच्छा लगता। चलो, नहीं किया, आपकी मर्ज़ी। सर सुप्रीम कोर्ट में मेरे फादर साहब जीत गए, लेकिन कैच क्या था? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपका पार्डन ठीक है, यू क्रिएटेड हिस्ट्री इन इंडिया, यू आर द ओनली मैन हु इज़ अलाइव हु हैज़ बीन पार्डन्ड अंडर आर्टिकल 161। आप इकलौते इंसान हैं इंडिया के जिनको आर्टिकल 161 के तहत पार्डन किया जाता है, जिनकी सज़ा ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आप एक अंडरटेकिंग लिख के दीजिए कि आप बैंक में नौकरी नहीं मांगेंगे। सारा मुद्दा क्या था? सारा मुद्दा तो यही था सर कि पार्डन कर दो ताकि नौकरी मिल जाए। नहीं मिली, हिस्ट्री क्रिएट हो गई। अब मेरे फादर साहब ना तो क्रांतिकारी हैं, ठीक है सर, वो एक आम इंसान है, ना उन्हें आज़ादी की लड़ाई लड़नी है सर। वो एक जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए एक नौकरी चाहते थे, सिर्फ एक नौकरी। कई लोगों को उस नौकरी की वैल्यू भी नहीं होगी सर, कौन सी बड़ी बात है नौकरी देना, ऐसा नहीं है सर। हर किसी के लिए नौकरी ज़रूरी होती है। तो नहीं मिली सर, नौकरी नहीं मिली, लेकिन पार्डन मिल गया। जो संजय दत्त साहब को नहीं मिला वो मेरे फादर साहब ने ले लिया, लेकिन आपने अप्रिशिएट नहीं किया।
आपने ध्यान ही नहीं दिया, या अब मुझे नहीं पता सर, आपने ध्यान नहीं दिया, आप तक वो मेल नहीं पहुंची, आपकी टीम ने नहीं पहुंचाई, मैं नहीं जानता सर, लेकिन मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। रोज़ सर, रोज़ मैंने आपको एक मेल डाली, और एंड में फिर मैंने आपको एक और मेल डाली सर, कि आज मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि जो शरीफ इंसान है ना सर, उनकी इज्जत नहीं है। मैं दिल से चाहता हूँ सर, अब या चाहता था, अब तो चाहता हूँ सर, कि मेरे फादर साहब सही में गैंगस्टर होते सर। ये जो मर्डर हुआ था ना सर, या वो जो आदमी मरा था, सच्ची में मार ही देते। एटलीस्ट न्यूज़ तो आती। अच्छे कामों की न्यूज़ तो कभी अप्रिशिएट कर ही नहीं जाती सर, बुरे कामों की तो होती। अगर गैंगस्टर हो जाते, चाहे 6 साल 6 महीने 6 दिन जीते, न्यूज़ में तो रहते। बताओ, अच्छाई करके इतनी 20-25 साल लड़के क्या मिला? क्या मिला सर? कुछ नहीं मिला। आपने तक अप्रिशिएट नहीं किया। आप कर देते, आपके थ्रू पूरी दुनिया को पता चलता, पूरी दुनिया को एक नई बात पता चलती, एक इंस्पिरेशन हो जाती। मैं तो ये सोच रहा था कि बेटा दुनिया में एक इंस्पिरेशन ही थी कि हालात चाहे जैसे भी हो, कभी भी गलत काम मत करो, कभी भी गलत रास्ते पे मत जाओ, लड़ो। अगर आप लोग सही हो तो अपनी सच्चाई के लिए लड़ो। लेकिन ये गलत अप्रोच है। कोई इंस्पिरेशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था सर। ऐसा है, ये सब बेकार की बातें हो गई भाई साहब। मौका मिले कितने अच्छी न्यूज़ आप सुनते हो बताओ मुझे। कितने ऐसे लोग होंगे इंडिया में जो रोज़ एक ऐसा काम करते होंगे जो बहुत यूनिक है। क्या सबकी न्यूज़ आती है सर? एक मर्डर हो जाता ना, एक किडनैपिंग होती है, या कोई फ्रॉड होता है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े की न्यूज़ आती है। तो फेमस कौन है? शरीफ आदमी या बदमाश? बताओ सर, फेमस कौन है, शरीफ आदमी या बदमाश? तो बदमाश ही बनते हैं ना सर। शराफत से क्या मिला? आज इतनी मेहनत से वापस मेरे फादर साहब खड़े हो गए सर। आज उन्होंने अपनी एक कोठी बना ली। 3 बार अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करी उन्होंने, एक कॉलेज के बाद, एक 86 के बाद, एक 96 के बाद। कौन करता है सर? लेकिन हार नहीं मानी। एक छोटी सी न्यूज़ आपकी तरफ से बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनाती है, बहुत बड़ा सर। लाखों करोड़ों लोग आपको सुनते हैं। मैं तो आज भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक उनकी स्टोरी तो सुना दो। पता नहीं कौन बेचारा तकलीफ़ में होगा, आ जाएगा, उनसे पूछ लेगा, कंसल्ट कर लेगा, बच जाएगा सर। झूठे केसेस में तो लाखों फंसे हैं। किसी की ज़िंदगी नहीं उजड़ेगी, किसी का सोना नहीं बिकेगा, घर नहीं बिकेगा, बच्चे परेशान नहीं होंगे, खुद परेशान नहीं होगा अगला। हर कोई थोड़ी होता है सर मेरे फादर साहब की तरह लड़ता रहे और एंड तक लड़ता ही रहे। एक रिक्वेस्ट है सर, अब बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं शम्स ताहिर खान साहब। अब बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, बहुत आपकी लोग इज़्ज़त करते हैं सर। ऐसे जेन्युइन मैसेजेस को इग्नोर मत करा करो। जब एक आदमी आपको 60 मेल्स भेजे ना सर विद डॉक्यूमेंटेशन, इसका मतलब वो जेन्युइन है। एक बार तो पढ़ के रिप्लाई कर दो। और अगर कोई दूसरा आदमी आपको इसी केस में मिल जाए ना सर, मैं दोबारा आपसे कभी बात नहीं करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा इस चीज़ को कंसिडर करोगे, एंड आई बी ऑब्लाइज्ड कि अगर आप ये स्टोरी लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचा सकें। ऑलराइट, थैंक्स।